हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेज। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का चैप्टर 1। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव कराइए, तो आज से हम ट्रस के ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर से बन सकते हैं मैं आज आपको कराऊंगा, और इसके अलावा आगे जितने मिलते रहेंगे मैं उनका अपडेट भी करता रहूँगा रेगुलर। ठीक है, तो आज से हम स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव या MCQ स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो खुद भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, ट्रस की सामान्य अवधारणा है कि सभी अवयव इनके द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ट्रस में एक बेसिक एजम्पशन होती है, वो एजम्पशन की बात कर रहा है जिसके आधार पे आप ट्रस का डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जो बेसिक एजम्पशन ट्रस में होती है वो क्या होती है, जिसके द्वारा कंस्ट्रक्शन होता है कि खुरदुरे पिनों द्वारा जुड़ा होता है, चिकने पिनों द्वारा, दोनों के द्वारा या दोनों में से कोई नहीं। ट्रस का जो गजेट प्लेट होती है वो गजेट प्लेट दूसरे मेंबर्स के ऊपर पिन जॉइंटेड होती है। ठीक है, पिन जॉइंटेड से मतलब आप उसमें रिवेट्स का यूज़ करते हैं। अगर रिवेट्स का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में एजम्पशन क्या होती है, तो ये जो यहाँ पे जो जॉइंट्स लगे होते हैं ये पिन्स खुरदुरे होते हैं, चिकने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो जो एजम्पशन है वो ये कहती है कि ये पिन्स चिकने होते हैं। ठीक है, ये किसी प्रकार के खुरदुरे नहीं होते, जॉइंट्स पर ये किसी प्रकार का घर्षण नहीं पैदा करते। ठीक है, ये स्मूथ पिन्स होते हैं, चिकने पिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैंची के अवयव में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है। ठीक है, कैंची के जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर कौन सा लोड नहीं आता है। ठीक, ये आपको बताना है। अक्षीय बल, एक्सियल स्ट्रेस आता है, बिल्कुल उसकी जो मेन एक्सेस होती है उसी पर लोड ट्रांसफर होते हैं। कैंची की खास बात यही होती है। दूसरा आघूर्ण नहीं आता है, कभी भी मूवमेंट कभी भी ट्रांसफर नहीं होता किसी भी ट्रस के ऊपर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आघूर्ण। सीधे प्रतिबल, डायरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेशन मेंबर्स पे आते हैं जो कि ट्रस में आते हैं। ठीक है, तो आघूर्ण इसका सही आंसर है। चलते हैं आगे। ट्रस और बीम में मुख्य अंतर होता है। ट्रस और बीम में मुख्य अंतर क्या होता है, कैंची के प्रयोग अधिक पार्ट वाले भवन के लिए किया जाता है। ठीक है, धरन का प्रयोग सामान्य छोटे पार्ट वाले भवन के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। कैंची का उपयोग में इनके संपूर्ण खंड क्षेत्रफल में समान तीव्रता प्रतिबल उपजते हैं, ये ठीक, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो ट्रस होती है, ट्रस के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो स्ट्रेस बनते हैं, उपजते हैं, उनकी इंटेंसिटी पूरे ट्रस में समान होती है। जैसे आपकी बीम है तो बीम में बीच में मूवमेंट ज़्यादा होगा, किनारे आते आते मूवमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, बट ट्रस में ऐसा नहीं होता। ट्रस में जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी होती है वो प्रत्येक मेंबर में समान होती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी इसका सही है। देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किसका नहीं होगा। किस पदार्थ का प्रयोग ट्रस बनाने में नहीं होता है। ठीक है, तो किस पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है, पहला ऑप्शन वुड का प्रयोग होता है। पहले ट्रसेस वुड की बनती थी। मेटल बार्स, बिल्कुल मेटल की छड़ों का भी प्रयोग होता है, आज भी होता है। चैनल सेक्शन से टाई बार बनते हैं और आज भी चैनल सेक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी, कंक्रीट। डी, कंक्रीट का यूज़ नहीं होता, क्योंकि एक तो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है, दूसरा कंक्रीट भारी भी होती है, पर यूनिट वेट कंक्रीट का ज़्यादा होता है, और कंक्रीट के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि कंक्रीट सैग कर जाती है। ठीक है, ज़्यादा लंबे स्पैन पे अगर हम बड़े पार्ट पर अगर कंक्रीट डाल दें, ये पार्ट है, बड़े पार्ट पर अगर हम कंक्रीट डाल दें तो कंक्रीट थोड़ा सा झुक जाएगी, कंक्रीट में झुकाव आ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से किस पदार्थ का प्रयोग नहीं करते बनाने में, हम कंक्रीट का प्रयोग नहीं करते ट्रस को बनाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ट्रस की मितव्ययी लागत ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, ट्रस की मितव्ययी लागत का मतलब होता है इकोनॉमिकल कॉस्ट। ठीक है, तो ट्रस की जो इकोनॉमिकल कॉस्ट होती है उसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ ये पूछा गया। ठीक है, अब इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं टी, पी और आर, पहले इनका मतलब समझ लेते हैं फिर हम फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। जो यहाँ पर टी यूज हुआ है, टी बराबर है कॉस्ट ऑफ ट्रस। ठीक है, यानी ट्रस की कीमत। ठीक, जो पी यूज हुआ है वो है कॉस्ट ऑफ पर्लिन। ठीक, अगर जिन लोगों को पर्लिन नहीं पता उन्हें बता दूं, पर्लिन एक एंगुलर सेक्शन होता है जो राफ्टर को और कवरिंग शीट को जो ट्रस के ऊपर पड़ती है उसको आपस में जोड़ता है, और पर्लिन एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो ट्रस की पूरी लंबाई में जाता है। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें बना के भी दिखा दूंगा। इसके बाद जो आर दिया है, आर है कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो रूफ का जो कवरिंग आप शीट जो भी डाल रहे हैं, चाहे वो स्टील की शीट हो, चाहे वो एस्बेस्टस की शीट हो, चाहे और कोई शीट आप प्रयोग कर रहे हो, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो, ठीक है, वो निकालेंगे। तो ये तीन चीज़ हो गई टी पी आर। अब ये टी पी आर यहाँ प्रयोग कैसे होता है देखिए,
जो पहले बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टी बराबर 2p + r, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो टी आप निकालेंगे तभी तो आपको कॉस्ट ऑफ ट्रस मिलेगी। तो टी निकालने के लिए आपको उसमें क्या पुट करना पड़ेगा, 2p + r की वैल्यू, जो कि आप कॉस्ट ऑफ पर्लिन और कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग से निकाल के इस फॉर्मूले में लगा देंगे तो आपके ट्रस की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कैंची के पार्ट की मितव्ययी दूरी होती है, ठीक है। मितव्ययी दूरी यानी कि इकोनॉमिकल स्पेसिंग, ठीक है। कितनी स्पेसिंग इकोनॉमिकल होगी जिसमें आपको स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी पूरी, और जो आपकी पार्ट है या जो ट्रस है, ट्रस का जो पार्ट होता है उसमें दूरी भी आपको इतनी मिल जाएगी कि आपको स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम मिल जाएगी और उसकी कॉस्ट भी कम से कम रखी जा सके, उसको कहते हैं इकोनॉमिकल स्पेसिंग, ठीक है। अब इकोनॉमिकल स्पेसिंग का जो थंब रूल है वो ये है L/3 to L/5, ठीक है। यहाँ पर L है स्पैन ऑफ ट्रस या ट्रस का पार्ट, ठीक है। L बराबर स्पैन ऑफ ट्रस, ठीक है, या फिर ट्रस का पार्ट, ठीक, ट्रस का पार्ट, ठीक है। तो हिंदी वाले समझ लें, तो ये L से यहाँ पर आप स्पैन लगाएंगे और L/3 से L/5 आप वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका ट्रस का इकोनॉमिकल स्पैन निकल जाएगा, ठीक। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी कभी कभी आपको सही मिलेगा, बट ये कंपैरिजन करने पर है। अगर कई जगह अलग अलग ट्रस की कंडीशंस में इसकी वैल्यू वेरी करती है, बट जनरलाइज्ड आंसर L/3 to L/5 ही सही है। अगर ये ना दिया हो, उस केस में सिर्फ L/4 दिया हो, तब आप नीचे वाले D को सही लगाएंगे, अदरवाइज आपका ऑप्शन नंबर C सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैंची के स्वयं का भार ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। कैंची के स्वयं का भार ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो सूत्र होता है, देखिए, सेल्फ वेट, ठीक। स्वयं का भार, सेल्फ वेट निकालने के लिए जो सूत्र का प्रयोग करते हैं वो होता है W बराबर S/3 + 5 kg/m², ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर W क्या होता है, W वेट होता है इसका, सेल्फ वेट, ठीक है। और जो S है यहाँ पे, S होता है स्पैन ऑफ ट्रस, ठीक है, ट्रस का पार्ट, ठीक। तो S का मतलब स्पैन हो गया, W का मतलब वेट हो गया, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, W बराबर S/3 + 5, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखते हैं, 2 या 2 से अधिक साधारण ट्रस को जोड़कर निर्मित किया जाने वाला ट्रस कहलाता है, ठीक है। ट्रस वैसे जनरल 2 टाइप के होते हैं, सिंपल ट्रस और दूसरा होता है कंपाउंड ट्रस, ठीक है। ट्रस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रस एक ट्रायंगुलर मेंबर्स का अरेंजमेंट होता है जिसके द्वारा आप लोड्स को ट्रांसफ़र करते हैं नीचे फाउंडेशन पे, ठीक है। अब जब एक सिंगल ट्रस होती है तो उसके अंदर कई छोटे छोटे ट्रायंगुलर मेंबर्स होते हैं तो होते हैं ना, स्ट्रट्स होती हैं, टाई बीम होती हैं कई सारी, तो ये आपस में भी छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाते रहते हैं बीच में, ठीक है। तो जो एक सिंपल ट्रस होती है वो एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे मेंबर्स से मिला के बनती है, ठीक है। और जब कंपाउंड ट्रस होती है तो कंपाउंड ट्रस में ऐसी कई सिंपल ट्रसेस को मिलाकर जो बनती है वो कंपाउंड ट्रस होती है, ठीक है। मतलब 1 ट्रस, 2 ट्रस, 3 ट्रस, इनको मिला के जो बनता है वो कंपाउंड ट्रस होती है, ठीक है। तो कंपाउंड ट्रस का थ्योरी आप समझ गए। अब 2 या 2 से अधिक साधारण ट्रस को जोड़कर निर्मित किया जाने वाली ट्रस क्या कहलाएगी, सिंपल सी बात है, यौगिक ट्रस या कंपाउंड ट्रस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रस में कोई नमन प्रतिबल नहीं उपजते, क्योंकि ट्रस में कोई नमन प्रतिबल क्यों नहीं उपजते, ट्रस में बेंडिंग होती ही नहीं है, ट्रस में सारे एक्सियल लोड्स लगते हैं, ठीक है। तो ट्रस में बेंडिंग नहीं उपजती क्योंकि उसकी एजम्पशंस ही ऐसी हैं, ट्रस की डिज़ाइनिंग से पहले अवधारणाएं ही ऐसी मानी गई हैं कि ट्रस में कोई भी बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं पनपेंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। डिज़ाइन ना समझिएगा क्योंकि डिज़ाइन बाद में होता है, एजम्पशंस पहले ली जाती हैं, पहले हम डिज़ाइन के थ्योरी को तैयार करते हैं कि डिज़ाइन हम किस आधार पर करेंगे। तो इसका सही आंसर है मानी गई अवधारणा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब छत कैंची में कोणीय खंड का प्रयोग पर्लिन में किया जाता है तो कैंची की ढाल रखी जाती है, ठीक। कोणीय खंड क्या होते हैं, एंगुलर सेक्शन, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनते हैं। थोड़ा सा ये अजीब सा बन गया, यहाँ पर ये स्ट्रेट रहता है एज पे, ठीक है। कोणीय खंड का प्रयोग जब हम कैंची में पर्लिन के रूप में करते हैं, मैं पर्लिन बता दूं क्या होता है, पीछे भी एक जगह आया था। देखिए पर्लिन क्या होता है, पर्लिन एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ठीक। मैं अभी उसको बना के दिखा देता हूँ। जैसे आपकी एक ये ट्रस है, ठीक है, एक ट्रस और है और इसके आगे एक ट्रस और है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होंगे, टॉप पे तो इसकी रिज लाइन होगी, ठीक है। इसके अलावा अब जब हम इसके ऊपर शीट से कवर करेंगे, अगर आपको इस ट्रस को कवर करना है, भाई कवर तो करोगे ना शीट से, सिर्फ ट्रस से आपकी छत थोड़े बन जाएगी, इसको पूरे को कवर करोगे, ठीक है। अब इसको कवर करने के लिए आपको नीचे कोई सपोर्ट चाहिए,
आपकी ट्रस कितनी लंबी है, ट्रस यहीं पर तो है, यहाँ पर है और यहाँ है, पर ये बीच का हिस्सा इसको एक हॉरिजॉन्टल मेंबर सपोर्ट करता है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल मेंबर कहलाता है पर्लिन, ठीक। इस एक एंड ट्रस से लास्ट ट्रस तक पूरा जाता है, वो हॉरिजॉन्टल मेंबर कहलाता है पर्लिन, ठीक है। तो पर्लिन क्या होता है आप समझ गए। जब छत या कैंची में कोणीय खंड का प्रयोग पर्लिन में किया जाता है तो कैंची का ढाल रखा जाता है, इसका स्टैंडर्ड है 30 डिग्री से कम, ठीक है। जब छत में ट्रस पर्लिन में यूज़ किया जाता है एंगुलर सेक्शंस का या एंगल सेक्शंस का, तब हम जो छत का ढाल होता है कैंची का वो 30 डिग्री से कम रखते हैं, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है ट्रस के विभिन्न जोड़ों में गज़ट प्लेट की न्यूनतम मोटाई रखी जाती है, ठीक। यहाँ पर हमसे पूछा गया है मिनिमम थिकनेस ऑफ गज़ट प्लेट, ठीक है। जो लोग नहीं जानते गज़ट प्लेट, पहले मैं उन्हें गज़ट प्लेट बता दूं क्या होता है। देखिए, जब स्टील के सेक्शंस को आपस में जोड़ा जाता है, मान लीजिए ये एक मेंबर है और इसको किसी दूसरे मेंबर से जोड़ा जाना है, तो अगर वेल्डिंग आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जब इस पर रिवेटिंग या बोल्टिंग करेंगे तो सीधे तो ये नहीं जुड़ेगा, तो इसको जोड़ने के लिए स्टील की प्लेट लगाई जाती है इसके चारों दोनों तरफ, ठीक है, और उन प्लेट से इस मेंबर को दूसरे मेंबर से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस प्लेट को इस मेंबर में रिवेटिंग या बोल्टिंग कर दी जाती है और वहीं दूसरे मेंबर पर रिवेटिंग या बोल्टिंग कर दी जाती है। तो अब होता क्या है कि जो सेक्शनल एरिया होता है स्टील के सेक्शन का वो काफ़ी कम होता है, तो अगर ये सीधे आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो पर यूनिट एरिया पर काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे। तो इसको बड़े एरिया में लोड की इंटेंसिटी को फैलाने के लिए और पर यूनिट एरिया पे लोड को कम करने के लिए हम इसको बड़ी प्लेट से जोड़ देते हैं, तो ये उस लोड को बड़े एरिया में ट्रांसफ़र कर देता है नीचे, ठीक है। तो ये प्लेट एक मेंबर को दूसरे मेंबर से जोड़ने का काम करती है, उस प्लेट को कहते हैं गज़ट प्लेट, ठीक। और जो गज़ट प्लेट की रिकमेंडेड थिकनेस है, जो लीस्ट थिकनेस है, वो है 12 mm। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 12 mm। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रस पर आने वाले अचल भार, डेड लोड्स आप लोग जानते हैं, डेड लोड वो होते हैं जो परमानेंटली एक स्ट्रक्चर पर बने रहते हैं, उसके जिस टाइम वो इरेक्ट हुआ या आपने उसका कंस्ट्रक्शन किया, उससे उसकी जो पूरी सर्विस लाइफ है, ठीक है, तब तक वो डेड लोड उस पर बने ही रहते हैं, ठीक। तो ऐसे डेड लोड ट्रस के ऊपर कौन से होते हैं, उसका खुद का वेट ही तो होता है और क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके का खुद का वेट क्या होगा, ट्रस पर आने वाले डेड लोड में संलग्न है। डेड लोड में कौन कौन से लोड आएंगे, स्थायी रूप से संलग्न भार, अस्थायी रूप से तो वो होंगे ना जो लाइव लोड होंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो हो ही नहीं सकते, दोनों प्रकार के लोड मिला के नहीं बनते, वो तो टोटल लोड्स होते हैं। तो स्थायी रूप से संलग्न भार यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला, कैंची में चल भार व अचल भार के मान की गणना में गुणक का मान लिया जाता है। गुणक क्या होता है, यहाँ पर एक फैक्टर लिया जाता है, ठीक है। जैसे आप स्टील के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते थे पहले, अब पार्शियल फैक्टर लेने लगे हैं 1.15 या 1.25। तो ये जो पार्शियल फैक्टर होता है ना, ये जो एक्चुअल लोड होता है उसको कुछ वैल्यू तक बढ़ा के बनाते हैं, ताकि डिज़ाइन के केस में अगर कभी स्ट्रक्चर पर ज़्यादा लोड भी आए तो वो फेल ना हो। तो ये जो फैक्टर्ड लोड निकलता है ना, ये वही है, ये फैक्टर्ड नंबर है, इसको इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके अब जो लोड निकालोगे वो कितना होगा, स्टैंडर्ड क्या है इस फैक्टर्ड का। तो इस केस में क्या है, जो चल भार और अचल भार है उसके लिए ट्रस में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू चल भार और चल के लिए क्या है, लाइव लोड्स के लिए कितनी है, लाइव लोड्स के लिए है 2.2, ठीक है। और जो अचल भार यानी डेड लोड्स हैं उसके लिए 1.1, ठीक। जो आपका जितने भी लाइव लोड्स होंगे वो सारे मल्टीप्लाइड बाय 2.2 होंगे और जितने भी डेड लोड्स हैं वो सारे मल्टीप्लाइड बाय 1.5 होंगे, ठीक है। तो ये है इसका स्टैंडर्ड और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार आने वाली ट्रस के बीच का स्थान कहलाता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे आपकी एक ट्रस है, ये दूसरी ट्रस है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर रिज लाइन लगा दी, बीच में परलेन लगा दी है, ठीक है। अब इसमें बे क्या होगा, तो दो ट्रस के बीच स्थान को ही बे कहते हैं, ठीक है। एक ट्रस और दूसरे ट्रस के जो बीच का जो ये स्पैन है, ठीक है, इसी सेक्शन को हम बे कहते हैं, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बे। मैं अलग कलर से भी दिखा दे रहा हूँ, ये जो ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये कहलाता है बे, दो ट्रस के बीच का स्पेस। तो दो ट्रस के बीच के स्थान कहलाता है बे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रस की क्षैतिज लंबाई पार्ट एवं ऊंचाई के अनुपात को ट्रस की कहते हैं। मतलब जो ट्रस की जो स्पैन है, ठीक है, स्पैन या पार्ट, ठीक, और ऊंचाई, ठीक है, इनके अनुपात को क्या कहते हैं। ये वर्टिकल मेंबर यहाँ पे होगा, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, तो ये जो इसकी ऊंचाई है इसके अनुपात को कहते हैं पिच। इसको आप याद कर लें, इसको कहते हैं पिच, ठीक। ट्रस की क्षैतिज लंबाई पार्ट एवं ऊंचाई के अनुपात को ट्रस की पिच कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। पिच और बे में अंतर याद रखिएगा, बे इसकी यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है, बे इस स्पैन और जो हाइट है उसका जो रेशियो है, ठीक है, उसको कहते हैं पिच, ठीक है।
और बे क्या है, बे दो ट्रस के बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं पिच, ठीक। ओ सॉरी, उसको बे कहते हैं, और पिच तो मैं बता ही चुका हूँ पीछे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बॉटम कॉर्ड क्या होते हैं, ठीक है। एक जो ट्रस बनती है, ट्रस का अगर हम लाइन डायग्राम बनाएं तो ट्रस के लाइन डायग्राम में ये होते हैं टॉप कॉर्ड, जितने भी राफ्टर्स होते हैं, ठीक है। ये जितने भी टॉप कॉर्ड्स हैं ये राफ्टर टॉप कॉर्ड होते हैं, जितने भी नीचे होते हैं ये बॉटम कॉर्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो ट्रस के बॉटम कॉर्ड, इसके बीच में वेब्स होते हैं, ठीक। इसको जालक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको वेब कहते हैं। तो बॉटम कॉर्ड क्या होते हैं, बॉटम कॉर्ड ट्रस के सबसे निचले क्षैतिज उपांग, बिल्कुल सही है, जो सबसे नीचे क्षैतिज उपांग होते हैं उसी को हम बॉटम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ट्रस के ऊपरी उपांग को टॉप कॉर्ड कहते हैं, ठीक। मध्य उपांग को वेब्स कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तीनों में से कोई भी आएगा आप लगा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रस का सबसे निचले क्षैतिज उपांग को क्या कहते हैं, बॉटम कॉर्ड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। छत कैंची में पैनल किस भाग को कहते हैं, ठीक है। पैनल क्या होता है छत कैंची में, ठीक है। ट्रस में पैनल क्या होता है, ठीक। तो पैनल क्या होता है, मैं ट्रस बना के दिखाता हूँ इसकी भी। देखिए जैसे आपकी एक ट्रस है ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ट्रस बनी। अब इसमें एक वर्टिकल सस्पेंडर है, यहाँ पर टाई बीम है, ठीक है, स्टड्स लगे हुए हैं। तो इस केस में क्या है कि आपने एक गसेट प्लेट यहाँ लगाई, एक जॉइंट यहाँ पर दिया, एक गसेट प्लेट लगाई, एक जॉइंट यहाँ पर दिया, यहाँ पर लगाई, जॉइंट दिया। जितने आप ये जॉइंट्स दे रहे हैं ना, तो जो पैनल होता है, पैनल का ट्रस में मतलब होता है एक मेंबर का जॉइंट और उसी मेंबर का दूसरे एंड का जॉइंट, इन दोनों जॉइंट के बीच की दूरी को पैनल कहते हैं, ठीक है। PANEL पैनल कहते हैं, ठीक। तो किसी भी मेंबर के दो जॉइंट्स के बीच की दूरी को हम उस पूरे सेक्शन को पैनल कहते हैं, ठीक है। तो छत की आवरण शीट के भाग को नहीं जी, ये नहीं होता। पर्लिन के बीच की दूरी को ये भी नहीं होता। दो जोड़ों के बीच उपांग को, ठीक है, हाँ, जो दो जॉइंट्स के बीच जो मेंबर है उसको हम पैनल कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लम कट इन ट्रस ओवरहैंग इज डिफाइंड बाई, देखिए इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को मैं डिफाइन कर दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लम कट, ठीक है, ये प्लम कट एक टर्म यूज़ होती है ट्रस के अंदर, जिसको मैं समझा दूँ क्या होता है। देखिए इसका पहले फिगर बना लूँ। जैसे आपकी ये ट्रस है, ठीक, यहाँ पर आपका स्पैन ख़त्म हो गया और आपने यहाँ पर सपोर्ट दे दिया है, ठीक है, नीचे। अब ट्रस में जब आप ये जो लास्ट का पोर्शन है ना, ये बीच बचा हुआ हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा, इसको कहते हैं ओवरहैंग, ठीक है। ओवरहैंग, जो हिस्सा सपोर्ट से बाहर निकला होता है उसको कहते हैं ओवरहैंग, ठीक। अब मान लीजिए आपकी ट्रस का कुछ थिकनेस इस तरीके से है, ठीक है। तो जो प्लम कट होता है, प्लम कट का मतलब ये जो कॉर्नर का पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर ही होता है जो कुछ होता है। देखिए जो प्लम कट होता है ना, प्लम कट में आपकी जो वॉल है, इसी वॉल के पैरेलल आप इस एंड को काट देते हैं, हिंज जो एंड का ओवरहैंग है उसको इसके पैरेलल काट देते हैं। मतलब जो आपका ट्रस आएगा वो ऐसा सीधा कटेगा इस तरीके से, ठीक है। और इसके नीचे इसकी वॉल होगी, मतलब ये और ये दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के, इसको कहते हैं प्लम कट, ठीक है। आप उसको एक सीधा काट देते हैं बिल्कुल इसके पहले, इसको कहते हैं प्लम कट, ठीक। तो प्लम कट क्या होगा, एक मिनट, हाँ, वर्टिकल कट इन ट्रस ओवरहैंग टॉप कॉर्ड पैरेलल टू द वॉल, ठीक है। मतलब वर्टिकल कट आपने काटा ओवरहैंग के टॉप पे और वॉल के पैरेलल, उसी को कहते हैं आप प्लम कट, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक। बी इसका आगे हम देख लेंगे क्या है, ठीक है। इसके बाद है स्क्वायर कट। स्क्वायर कट क्या होता है, देखिए स्क्वायर कट भी इसी में समझ लेते हैं। जो आपकी ट्रस थी ना, इस ट्रस का जो एंड मेंबर था, जो ओवरहैंग था, उस ओवरहैंग को आप मान लीजिए यहाँ तक लेके आए, ठीक है। और आपने उसको वर्टिकल कट नहीं किया, ठीक है, आपने उसको वर्टिकल कट नहीं किया, आपने उसको वो जिस सेक्शन जैसे आ रहा था उस सेक्शन को ही परपेंडिकुलर, मतलब आपका सेक्शन ऐसे आ रहा है तो आपने इसको इस डायरेक्शन के ही परपेंडिकुलर कट कर दिया, ठीक है। पहले हम इसको वर्टिकल काट रहे थे, वर्टिकल ना काट के हमने इसी डायरेक्शन में काटा जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, वॉल के पैरेलल नहीं किया, तो उसको कहते हैं स्क्वायर कट, ठीक है। ये वैसे भी स्क्वायर की तरह कट रहा है, इसको कहते हैं स्क्वायर कट, ठीक। और वर्टिकल में आप सीधा काट देते हैं प्लम कट में, ठीक है, समझ गए होंगे आप दोनों। तो जो स्क्वायर कट होता है, स्क्वायर कट इन ट्रस इज डिफाइंड बाय वर्टिकल कट नहीं है तो प्लम कट होता है। दूसरा परपेंडिकुलर कट इन टॉप कॉर्ड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कट आपने, जैसे आपकी कॉर्ड है आपने यहाँ से काट दिया इस डायरेक्शन में, तो ये उसका स्क्वायर कट हो गया, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामान्यतः छत कैंची की पिच इसकी ढलान की होती है, ठीक है। जो पिच होती है ट्रस की, वो इसके ढलान का रेशियो क्या होता है, मतलब जो स्लोप है आपकी ट्रस का, जैसे ये आपकी ट्रस है, ठीक है, तो जो इसकी पिच होगी, यानी कि जो इसका स्पैन और इसकी ऊंचाई का जो रेशियो होगा, उसका रिलेशन इस जो स्पैन जो स्लोप है उससे क्या होगा, ठीक है। तो उसका स्लोप से क्या रेशियो होगा, ये इसका आधा होगा, ठीक है। मतलब पिच इन जनरल, ये जो पिच है इन जनरल,
ये उसकी इसके स्लोप की आधी ली जाती है, ठीक है। तो सामान्यतः छत कैंची की पिच इसकी ढलान की होती है कितनी, आधी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये है पिच और उसकी ढलान में या स्लोप में रिलेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव ट्रस के जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने कराए। मैं एक चीज़ बता दूं, मैं इसके बाद भी रेगुलर अपडेट करता रहूँगा, मुझे जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव्स मिलते जाएंगे ड्राइंग के, और अधिक से अधिक कराने की कोशिश मैं करूँगा। इसके अलावा हमारी एक प्लानिंग और चल रही है, जब हम आपके ऑब्जेक्टिव इन 4 चैप्टरों के करा देंगे तो फिर हम इसके 1 लाइनर भी स्टार्ट करेंगे, ताकि जो एक लाइन में आंसर आते हैं उसको भी आप समझ लें, ताकि अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए जो थोड़ा सा कंटेक्स्ट से बाहर का हो तो भी आप उसको पढ़ के कर सकें, ठीक है। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको अगर नॉलेज मिली हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखते रहें। मैं इसके बाद अगले 3 चैप्टर्स की वीडियोस कॉलम बेसिस, कॉलम टू बीम कनेक्शन, बीम टू बीम कनेक्शन और प्लेट गर्डर, तीनों के वीडियोस में जल्दी ही लाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।